नमस्कार प्यारे साथियों। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज इस क्लास में रीतिकाल का कवर करने वाले हैं। रीतिकाल आने वाले सभी परीक्षाओं पर यदि आप फोकस करें, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इन सभी परीक्षाओं में यहाँ से 5 से 10 प्रश्न मैं गारंटी लेता हूँ जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए सबसे पहले पॉइंट भी से देखा जाए तो नामांकन के बारे में जानना जरूरी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का नामांकन जो है वह 1700 से 1900 विक्रम संवत तक माने हैं। ईस्वी सन में 1643 से 1843 ईस्वी तक इन्होंने माने हैं। रीतिकाल इसमें आप 1700 से 57 यदि आप घटा देंगे तो आपको ईस्वी सन में प्राप्त हो जाएगी। रीतिकाल इन्होंने कालखंड को रीतिकाल कहा और मध्यकाल को जिन दो कालखंडों में बांटा गया उनका पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल कह करके इन्होंने संबोधित किए थे। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल। उत्तर मध्यकाल कहा जाता है बाद का समय, ठीक है, और पूर्व मतलब पहले का समय। रीतिकाल में जो व्यक्ति नामांकन करते हैं उनका निम्नलिखित है। जैसे अलंकृत काल मिश्र बंधुओं द्वारा दिया गया था। मिश्र बंधु 3 भाई हुआ करते थे, ठीक है। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह रीतिकाल कह करके संबोधित किए थे। मिश्र बंधुओं का तर्क क्या है? इस काल में कविता को अलंकृत करने पर अधिक बल दिया, इसलिए इसका नाम अलंकृत काल नाम दिया। ये तर्क दिए थे मिश्र बंधुओं ने। सभी विद्वानों ने अपना अपना तर्क दिए थे, किंतु इस काल में लक्षण ग्रंथों की रचना प्रचुर मात्रा में हुई तथा अलंकृत काल कहने से इस प्रवृत्ति को बोध नहीं हो पाया। यह नाम समाचीन नहीं है। श्रृंगार काल कहे जाने के पक्ष में यह तर्क दिया गया है कि इस काल के कवियों की व्यापक प्रवृत्ति मतलब लक्षण श्रृंगार वर्णन की थी, किंतु श्रृंगारिक कवियों ने भी काव्यांग निरूपण की और रुचि दिखाई है। ऐसे स्थिति में केवल श्रृंगार काल कहने से रीतिकाल के संपूर्ण कविता का बोध नहीं होता है, ये साहित्यकारों का कहना है। हर नाम के पीछे तर्क करना, विवेचन करना, ये बहुत सारे विद्वानों का काम रहा है, तभी तो आप सपोर्ट करेंगे। ऐसा थोड़ी कि कोई भी नाम आप ले लीजिए या रख दीजिए तो आंख मूंद करके आने वाले पीढ़ियों के लिए हो जाएगा, वैसा बात नहीं। उसके तर्क की कसौटियों पर आपको खरा उतरना होगा, तभी वह सार्थक नाम होगा। काव्यांग चर्चा इस काल की सामान्यता प्रवृत्ति, कविगण उसमें वैसा ही आनंद लेते थे जैसे भक्ति काल में ब्रह्म ज्ञान चर्चा में लिया जाता था। लक्षण ग्रंथों का निर्माण दूसरे को काव्य रचना पद्धति का ज्ञान करने के उद्देश्य से किया जाता था, अर्थात ये कवि शिक्षक या आचार्य की भूमिका का निर्वाह करने में गौरव का अनुभव करते थे। रीतिकाल में रीति शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ। ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण दिए जाते हैं रीति ग्रंथ कहे जाते हैं। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या क्या? तो काव्यांगों के लक्षण उदाहरण दिए जाएंगे वह रीति ग्रंथ कहे जाएंगे, अन्यथा नहीं। रीति शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के अर्थ में किया जाता है। ये भी पॉइंट भी से देखा जाए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आपको ये सब पॉइंट नोट कर लेनी होगी। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने रीति निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है। इस काल के प्रधान प्रवृत्ति रीति निरूपण को माना जाता है। आचार्य शुक्ल कालों के नामकरण प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर ही किए हैं। रीति की प्रधानता के कारण इस काल का नामकरण उन्होंने रीतिकाल किया। रीति में उनका तात्पर्य है पद्धति, शैली, काव्यांग निरूपण से है। रीतिकाल का प्रारंभ चिंतामणि के रस विलास और मतिराम कृत रस रास से माना जाता है। कभी आपसे पूछेगा कि रीतिकाल का प्रारंभ कहाँ से किन कृतियों से मानी गई है, तो आप याद रखेंगे कि चिंतामणि कृत, रस विलास और मतिराम कृत
रस राज से मानी गई है। यद्यपि इनका रचना 1633 ईस्वी की है। रीतिकाल के अंतिम कवि ग्वाल कवि हुए, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और इसकी रचना रस रंग 1853 ईस्वी के आसपास की है। निष्कर्ष यह है प्यारे साथियों, किसी काल का प्रारंभ एक निश्चित तिथि से मानकर या निश्चित तिथि से समाप्त नहीं लिया जाता है। ऐसा समझें कि बिजली के बल्ब के जैसा स्विच दबाते न ऑन होता है न ऑफ होता है, तो समय और संस्कृति को समाप्त करने में धीरे धीरे कई वर्षों का समय लग जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी हुआ था। इसीलिए महान पुरुषों के बीच में, साहित्यकारों के बीच में सामंजस्य नहीं बन पाया। रीतिकाल की सामाजिक संस्कृतियाँ पृष्ठभूमि, राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी? रीतिकाल ने मुगलों का वैभव काल, प्रभाव काल और मयूर सिंहासन जैसे वैभव का प्रतीक निर्मित कराए, किंतु 1658 ईस्वी उसके पुत्रों औरंगजेब और दारा सिकोह में सत्ता संघर्ष प्रारंभ हो गया। उस काल में सत्ता के लिए बाप बेटा से और भाई भाई से लड़ा करते थे, केवल सत्ता के लिए, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे पुत्र और पिता ने लड़ाई करते थे, संघर्ष, ठीक है, सत्ता के संघर्ष के लिए। दारा की हत्या कर औरंगजेब ने सत्ता पर क्या किया? अधिकार किया, किंतु एक असहिष्णुता एवं अमान्यता के कारण जगीरदारों और हिंदू राजाओं ने उपद्रव प्रारंभ कर दिया। उसके शासन का अधिकांश समय इन उपद्रवियों को दबाने में व्यतीत हुआ। जब तक आप शासन करना चाहते अच्छी तरह से, आपके राज्य में शांति बनी होनी चाहिए। प्रजा यदि शांत नहीं है तो आपको भी शांत नहीं रहने देगा, ये ध्यान रखेंगे। इस कारण से क्या हुआ कि यहाँ पे जगीरदारों में असंतोष की भावना प्रकट होगी। इन लोगों ने हमेशा कोई राजा के साथ या कोई व्यक्ति मिल करके राजा के खिलाफ विद्रोह छेड़ देते थे। उसके शासन का अधिकांश समय इनको शांत कराने में मतलब उपद्रवियों को दबाने में व्यतीत हो गया। किसको? औरंगजेब को। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसका द्वितीय पुत्र शाह आलम गद्दी पर बैठा और 1712 से मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। उतना वर्चस्व नहीं रहा शाह आलम का, न उतना सूरवीर निकला जो सत्ता को संभाल सके। इसलिए जरूरी नहीं है कि पुत्र जो है पिता के जैसा हो, ये निश्चित नहीं है। यह साहित्यकारों का भी ये मत है। 50 वर्षों तक अस्थिरता रही, मतलब शांति नहीं बना रहा राज्य में। कुछ न कुछ उपद्रवियों अर्थात लड़ाई झगड़ा दंगे होते रहे। छोटे मोटे जागीरदारों ने भी अपने स्वतंत्र घोषित कर दिया। देखिए, राजा जब कमज़ोर पड़ जाता है तो सबको क्या हो जाता है? आसानी हो जाती है, ठीक है। 2 नंबर करने में, चोरी लबारी सब क्या हो जाती है? इधर उधर भागना स्टार्ट। इसलिए राजा को कड़ी कानून और कड़ा रहना बहुत जरूरी होती है। विलास वृत्ति से बढ़ोतरी हुई, केंद्रीय सत्ता की पकड़ ढीली हो गई। क्या हुआ कि धीरे धीरे सत्ता कमज़ोर होती गई है। 1738 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी और रही सही कसर 1761 में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने पूरी कर दी। विदेशी व्यापारियों विशेषतः अंग्रेजों ने इस स्थिति का पूरा लाभ उठाया। घर फूटे तो गवार लूटे। धीरे धीरे शक्तियाँ संचय करने में 1803 ईस्वी तक लगभग समस्त उत्तर भारत, मतलब जितना भी उत्तर भारत में जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, ये सब, दिल्ली, वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में क्या हो गया? आ गया। और अंग्रेज इसी का फायदा उठाने में लगे हुए थे। मुगल साम्राज्य नाम मात्र के शासक रह गया था और अंग्रेज क्या करते थे कि जिधर चले जाते थे उधर जीत जाते थे और जीतने के बाद फिर वो सत्ता को अंग्रेज के चाल में बहुत सारे राजा भी आ जाते थे। जैसे होता क्या था कि
कि अंग्रेज का कहना था कि यदि मैं आपको जिताऊंगा तो हम आपका मेरा बात मानना पड़ेगा। इस तरह से वे जिताते थे। तो जो राजा बनते थे सत्ता संभाले वो कठपुतली के समान रहते थे, बाकी सारा काम अंग्रेज करते थे। फिर कुछ दिन जब अंग्रेज की बात नहीं मानते थे तो उसे भी सत्ता से बेदखल कर देते थे। ये राजा का हमेशा मतलब अंग्रेजों की मंशा रही है। उसके बाद क्या हुआ, मुगल सम्राट नाम मात्र के शासक रह गए और 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह प्रयास हुआ कि मुगलों को पुनः सत्ता पर स्थापित एवं प्रतिष्ठित किया जाए। यह प्रयास क्या हुआ, असफल हुआ। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, अंग्रेज बहुत आगे निकल चुके थे, इनके पास आधुनिक हथियार थे। अवध के विलासी शासक का अंत भी मुगलों के सदृश रहा था। राजपूतानों में विलास एवं बहुपत्नी प्रथा के कारण छोटे छोटे साम्राज्य धीरे धीरे करुणिक अंत की ओर अग्रसर होते चले गए। मतलब धीरे धीरे क्या हो गया, ये इनका विनाश होता चला गया। सामाजिक परिस्थितियां यदि बात करें तो क्या हुआ था, सामंतवादी प्रवृत्ति का बोलबाला इस काल में था। सामंतवादी के दोष सर्वत्र व्याप्त थे। एक और विलासी शासकों, देखिए जितने भी शासक हुए थे मुगल शासक, वे विलासपूर्ण एथी में डूबे हुए रहते थे। ठीक है, उनको राज्य के बारे में सोचते तो शायद अधिकतर समय राज्य सत्ता में देते, लेकिन विलासी राजाओं ने अपना ही पैर पर कुल्हाड़ी मारे और साथ ही साथ यहाँ के लोगों पर भी कुल्हाड़ी मार करके चले गए। अधिकारियों एवं दलालों का बोलबाला था तो दूसरी ओर गरीब जनता पीस रही थी। विलासिता की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण नारी की संपत्ति माने जाने वाला विलास के उपकरणों का संग्रह करना सुरा और सुंदरी में लीन हो गए थे। ठीक है, यह रीतिकाल का प्रमुख काम था, जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया था। मध्य वर्ग भी उन्हीं के अनुकरण में लीन रहते थे। किसी की कन्या का ठीक है अपहरण कर लेना और उच्च वर्ग के लिए सामान्य बात थी। देखिए ये सब बहुत बड़ा उस समय रूढ़िवादी था, बहुत भ्रष्टाचार था। लोग कहते हैं कि इस तरह के अभी आ रहे आधुनिक युग में यह प्राचीन काल में भी इस तरह की भावना उत्पन्न था। सुंदर नारियों और रिश्ताओं से भरे रहते थे, फिर भी वे वेश्या गमन को जीवन का परम सुख मानते थे। समाज में कामवृत्ति की प्रधानता थी और काम कला की शिक्षा देने वाले घटिया शिक्षक भी इसी काल में प्रचुर हुआ करते थे। उस काल में कवि भी थे, वो भी इसी लीन में रंग गए थे। देखिए जहाँ जैसा राजा, एक कहावत है कि जहाँ जैसा रंग वहाँ वैसा लोग भेष कर लेते थे। ठीक उसी प्रकार वहाँ कवि भी उसी सत्ता में उसी लोभ में डूबे रहते थे विलासिता की दुनिया में। शिक्षा का कर्तव्य होता था कि अपने राजा को एक नई दिशा प्रदान करना, पर ये शिक्षक लोग जो थे उससे बाहर नहीं निकल पाए थे। विलासिती माता पिता की संतानें भी अनैतिक कार्यों में लीन रहती थी। विवाहित स्त्री भी पति प्रेम न पाने के कारण इधर उधर प्रेम संबंध बनाती रहती थी। देखिए उस काल में क्या होता था, शादी करने का उम्र नहीं देखा जाता था। लड़कियों का यदि 10 साल हो गया 12 साल हो गया तो कभी 10-12 साल की लड़की है तो इसे 30 या 40 साल की उम्र के लड़कों से शादी कर दिया जाता था। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, सामंजस्य नहीं बना, जिस कारण से और बहुत परिस्थितियां उत्पन्न होती चली गई। निष्कर्ष यह है कि समाज का नैतिक अंकुश शिथिल हो गया, विलास वृत्ति की प्रधानता सर्वत्र व्याप्त हो गया, मतलब सभी जगह यह दिखाई देने लगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। अकबर और जहांगीर एवं शाहजहां की उदार नीति के कारण हिंदू मुस्लिम संस्कृति में जो समन्वय हुआ था वह औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति के कारण छीन भिन्न हो गया। मंदिरों और मठों और पीठाधीश भी लोभी प्रवृत्ति के कारण राजाओं और सेठों की गुरु दीक्षा देकर भौतिक लाभ प्राप्त कर रहे थे। रामकृष्ण की लीलाओं में अपने विलासी जीवन की संगति खोजी जा रही थी। हिंदू और मुसलमान
दोनों ही धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से दूर हटकर कर्मकांड एवं बाह्य अमंडरों में सम्मिलित हो गए थे। उस समय भी बाह्य अमंडर था और भगवान को आगे रख करके लोग गलत काम करते थे, ठीक है, विलासी दुनिया में डूबे रहते थे। ये अपनी विलासिती मनोवृत्ति को पूर्ण करने में मनोकामना से हिंदू मंदिरों और पीरों के तकियों पर जाने लगे थे। मंदिरों को इन लोगों ने भी नहीं छोड़ा था। धर्म स्थान भ्रष्टाचार और पापचार के केंद्र बन गए थे। जहाँ भगवान की पूजा होती थी वहाँ पर भी इन लोगों ने विलासिता का दुनिया प्रारंभ कर दी थी। जनता के अंधविश्वास का लाभ मुल्ला, मौलवी तथा पंडित पुरोहित उठा रहे थे। हिंदी भाषी, यह हिंदी भाषी कहने का अर्थ है कि दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो वहाँ पर तेलुगु, ठीक है, तमिल और कन्नड़ वगैरह ये सब बोले जाते हैं। तो यह हिंदी भाषी प्रांत नाम दिया गया है। अब यहाँ पे क्या कर रहे थे, इन निवास कर रहे थे और अब भी नैतिकता के क्षेत्र में, ठीक है, यह हिंदी भाषी जो थे वे ध्वजवाहक बने हुए थे, किंतु उनका प्रभाव उत्तर भारत में न था। इस काल में चित्रकला, स्थापत्य कला एवं संगीत कला का विशिष्ट स्थान रहा था। यह कला चित्रकला के नाम से जाना जाता था और स्थापत्य कला के नाम से, ठीक है, और संगीत वगैरह का धुन चलता था। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी, ये इम्पोर्टेंट है, किंतु काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा चित्रण करती दिखाई पड़ती थी। राजस्थानी शैली एवं कांगड़ा शैली के चित्रों में रांगमाला एवं राधा कृष्ण की लीलाओं का लोक गाथाओं में महाभारत और कथाओं का चित्रण हुआ करता था। ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे? तो राजस्थान शैली में। शाहजहां द्वारा बनाई गई इमारतों में सौंदर्य समावेश था। आगरा का ताजमहल तथा दिल्ली का लाल किला का दीवारें आप खुद ही जाकर के देख सकते हैं, कितना सौंदर्य मोहक है। शाहजहां ने एक तरफ अच्छा कार्य किए तो दूसरे तरफ विलासिता की दुनिया में डूबे रहने के कारण वह भी सत्ता से हाथ धो बैठता है। इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि कवियों एवं कलाकारों को राजश्री इसे खूब मिला, जिससे साहित्य कला का बहुमुखी विकास हुआ। रीतिकाल का स्रोत, रीतिकाल साहित्य के स्रोत को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा पुस्तकालय, यहाँ पे 3 प्रकार के थे। काशी नगरी प्रचारित सभा आर्य भाषा पुस्तकालय के यहाँ पे स्रोत बना, ठीक है, नींव रखी गई थी। उसके बाद काशी नरेश पुस्तकालय रामनगर, दातिया टीकरगढ़ छतरपुर, रीवा महाराजाओं का पुस्तकालय थी। 4 है नेशनल अवकाश पुस्तकालय पटियाला, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे चीज़ों को यहाँ पे रखी गई थी। और सेकेंड में वैयक्तिक पुस्तकालय जो ठाकुर शिवसी सिंगर पुस्तकालय थी और गोविंद चतुर्वेदी, तो ये सब पुस्तकालय का नाम है। और थर्ड में प्राचीन एवं नवीन प्रकाशन संस्थाएं, जैसे वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई खुला था और भारत जीवन प्रेस खुला काशी में, नवल किशोर प्रेस लखनऊ से स्टार्ट हुआ था और इंडियन प्रेस ये इलाहाबाद से। नागरिक प्रचारित सभा ये भी काशी से प्रचलित हुई थी। और गंगा ग्रंथ सागर ये लखनऊ से। इनमें से प्रथम 2 वर्गों के स्रोत उपलब्ध हैं, पुस्तकें केवल विशिष्ट बन करके रह गई है, जबकि प्रकाशन संस्थाओं इन्हें सुवर्जन और सुलभ इन्हें सर्वजन सुलभ करा दिया है। रीतिकाल का वर्गीकरण, रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। ध्यान रखेंगे, रीतिकाल को वर्गीकरण करते समय लोगों ने, अधिकतर विद्वानों ने 3 कालखंड में विभाजित किया है रीति को आधार बनाकर। कौन कौन? रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। यहाँ पर रीतिबद्ध, रीति सिद्ध कवियों का भी वर्गीकरण किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, पहला ट्रिक आप यहाँ पे अपना लें कि रीति मतलब होता है लक्षण ग्रंथों को, तो जो चोरी करता है उसको बांध दिया जाता है, और जब लक्षण ग्रंथ सिद्ध नहीं किया उसको मुक्त कर देता है, और जो सिद्ध कर दिया वो रीति सिद्ध में रखा गया है। इस वर्ग के कवि आते हैं जो रीति और बंधन से बंधे हुए, अर्थात जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना किए हैं। ध्यान रखेंगे,
कैसे आप इस ट्रिक को अपनाएंगे, तो इस बिंदु का आपको भूलना नहीं है। एक पॉइंट आप नोट कर लें, जैसे जिन कविताओं के द्वारा रीति के बंधन में बंधे हुए, अर्थात जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की है, ठीक है, और लक्षण ग्रंथ लिखने वाले, रीति ग्रंथ और लक्षण ग्रंथ लिखने वाले इन कवियों को क्या नाम दिया गया है, रीतिबद्ध नाम दिया गया है, ठीक है। तो इनके अंतर्गत चिंतामणि, मतीराम, देव, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र और सुरती मिश्र, सोमनाथ, भिखारी दास, दुल्हा, रघुनाथ और रसिक गोविंद, प्रताप शाही ग्वाल कवि को नाम दिया गया है। किसके अंतर्गत, तो रीतिबद्ध के अंतर्गत, ठीक है। इन लोग को बांध दिया गया है, ठीक है, क्योंकि जितने भी ये सब कवि हैं तो लक्षण ग्रंथों को ध्यान में रख करके कविता की रचना किया करते थे, इसीलिए रीतिबद्ध नाम दिया गया है। ये स्पष्ट आप समझ लीजिए। उसके बाद सेकंड में रीतिमुक्त। रीतिमुक्त जो लक्षण ग्रंथों को ध्यान में नहीं रखा, इसे मुक्त कर दिया गया अपने कविताओं से। तो इस वर्ग के कवि आते जो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त हैं, अर्थात उन्हें निरूपण करने वाले ग्रंथों को लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, हृदय की स्वतंत्रता प्रवृत्ति के आधार पर काव्य रचना की। इन कवियों में जैसे घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और द्विवेद आते हैं। तो ये 4-5 कवि को रीति मुक्त, ठीक है। रीति मुक्त मतलब देखिए, जब जेल में जाते तो सबको मुक्त नहीं किया जाता है, ठीक है, तो 4-5 व्यक्ति को मुक्त कर दिया गया था। तो ऐसे इस ट्रिक को आप अपना लेंगे। उसके बाद रीति सिद्ध, तीसरे वर्ग के वे कवि आते जिन्होंने रीति ग्रंथ नहीं लिखे किंतु रीति की उन्होंने भली भांति जानकारी दी थी। वे रीति में पारंगत थे, उन्होंने इस जानकारी का पूरा प्रयोग अपने काव्य ग्रंथों में किया। इस वर्ग के प्रतिनिधि कवि बिहारी, उनके एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई में रीति की जानकारी का पूरा प्रयोग कवि ने किया। अनेक प्रकार के नायिकाओं का भी उसमें समावेश है तथा विशिष्ट अलंकारों की कसौटी पर भी उनके अनेक दोहे खरे उतरते हैं। जब तक किसी पाठक को रीति की जानकारी नहीं होगी, तब तक बिहारी सतसई के अनेक दोहे का अर्थ हृदय अमंग नहीं रहा था। रीतिकालीन काव्य की सुविधा की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र ने 3 वर्गों में विभक्त किया: रीतिकालीन मुक्त काव्य, रीतिकालीन प्रबंध काव्य और रीतिकालीन नाटक। किनके द्वारा, तो ध्यान रखेंगे डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा, ठीक है। रीतिकालीन काव्य को सुविधा दृष्टि से इन्होंने कितने भागों में बांटा, तो 3 भागों में। कौन कौन, रीतिकालीन मुक्त काव्य, रीतिकालीन प्रबंध काव्य और रीतिकालीन नाटक के रूप में। तो इम्पोर्टेंट है, कभी पूछेगा क्वेश्चन बना करके कि डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा रीतिकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो आपका आंसर 3 होना चाहिए। रीतिकाल के कुछ रचनाएं हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। यदि हो सके तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और शेयर करना आप भूलेंगे नहीं। जैसे चिंतामणि का जीवन काल 1609 में जन्म हुआ था और 1685 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके द्वारा कवि कुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश और रस विलास और छंद विलास नाम करके रचना किए थे। भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में होती प्यारे साथियों, और 1715 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी रचनाएं जो है शिवराज भूषण नाम दिया गया है, छत्रसाल नाम करके है, ठीक है। शिवा बामने इन्हीं का कृत है। अलंकार प्रकाश और छंदो हृदय प्रकाश, ये सब कृतियाँ भूषण की है। मतीराम की बात करें तो इनका जन्म 1617 ईस्वी और मृत्यु 1701 ईस्वी में हो जाती है। इनके द्वारा ललित ललाम, मतीराम सतसई, रसराज, अलंकार और पचासिका, वृत्ति कौमुदी अर्श लिखी गई है। बिहारी के द्वारा एकमात्र कृति सतसई लिखी गई थी काव्य, ठीक है। इनका बिहारी का जन्म 1603 में और मृत्यु 1660 ईस्वी में होती है। 5 है रसनिधि कवि, इनका जन्म 1603 में, मृत्यु 1663 ईस्वी में होता है। इनके द्वारा कृति लिखी गई है रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित अरिलल, हिंडोला और सतसई भी लिखा गया है। तो ध्यान रखेंगे
ऑप्शन में सत सही यदि दिया रहेगा बिहारी तो बिहारी को पहले लगाएंगे, यदि बिहारी नहीं रहेगा तो रस निधि को लगाएंगे। कृति संग्रह, जसवंत सिंह, इनका जन्म 1627, मृत्यु 1729 ईस्वी में। इनके द्वारा कृति लिखी गई थी भाषा भूषण, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सागर। अनुभव प्रकाश, अप्रोच सिद्धांत, स्फुट सिद्धांत। कुलपति मिश्र के द्वारा 1603 में इसका जन्म होता है, 1630 में, मृत्यु 1700 ईस्वी में। इनके द्वारा जो कृति लिखी गई थी वह रस रहस्य था, नक्सिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दुर्गा भक्ति, तरंगिणी, मुक्ति तरंगिणी और संग्राम सार। मंडल के द्वारा लिखा गया था। इनका जन्म का पता नहीं है। रस रत्नावली, रस विलास, तो रस विलास पर विशेष ध्यान रखेंगे, एक चिंतामणि के द्वारा भी लिखी गई है। उसके बाद नक्सिक, जनक पचीसी, नैन पचासा और काव्य रत्नाकर। आलम के द्वारा आलम केली, बहुत ध्यान से रखेंगे, आलम से आलम केली लिख लेंगे। देव कवि, इनका पूरा नाम देव कवि का देवदत्त था, ठीक है। इनका जन्म 1673 ईस्वी, मृत्यु 1767 ईस्वी में हो जाती। इनके द्वारा लिखी गई थी भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, ठीक है, जाति विलास, प्रेम तरंग और काव्य रसनायन, ये लिखी गई थी। उसके बाद प्रेमचंद्रिका, प्रेम दीपिका, राधिका विलास, ये देव कवि का। सुरति मिश्र के द्वारा अलंकार माला, रस रत्नावली, नक्सिक और काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, श्रृंगार सागर, भक्ति विनोद। उसके बाद निरीप शंभू के द्वारा 1657 ईस्वी में नायिका भेद, नक्सिक और सतसप्तम, ये लिखी गई है। श्रीपति के द्वारा काव्य सरोज, कवि कल्पद्रुम, रस सागर, अलंकार गंगा, विक्रम विलास, अनुप्रयास विनोद लिखी गई है, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद है गोप कवि। गोप कवि के द्वारा रामचंद्र भूषण, रामचंद्र भरण और रमा अलंकार लिखी गई। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है घनानंद। इनका जन्म 1689 ईस्वी, मृत्यु 1739 ईस्वी में हो जाती। इनके द्वारा पदावली, वियोग बेली, सुजान हित प्रबंध, प्रीति पावस, कृपा कंद, निबंध और अमना यश परकिनन छंद, ये सब लिखी गई है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक है 16 में रसलीन के द्वारा 1699 ईस्वी में इनका जन्म होता है, मृत्यु 1750 ईस्वी में हो जाती है, ध्यान रखेंगे। इनके द्वारा अंग दर्पण लिखा गया था, रस विनोद, स्फुट छंद, ये पूरा, ठीक है। रोमनाथ कवि हैं, इनका जन्म 1700, मृत्यु 1760 में। इनके द्वारा रस पीयूष निधि और श्रृंगार विलास और प्रेम पचीसी लिखा गया था रोमनाथ कवि के द्वारा। रसिक सुमति, अलंकार चंद्रोदय इन्हीं के द्वारा। भिखारी दास, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका जन्म 1705 में, मृत्यु 1770 ईस्वी में। काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, रस सारांश और छंद प्रकाश और छंद उन्नय लिखा गया था। कृष्ण कवि के द्वारा अलंकार कलानिधि और गोविंद विलास लिखी गई थी। रघुनाथ के द्वारा काव्य कलांधर और रस रहस्य लिखी गई थी। दुल्हा के द्वारा कवि कुल कंठार भरण और स्फुट छंद लिखी गई थे। हित वृंदावन दास, स्फुट पंद लगभग 20,000 में लिखी गई थी। गिरधर कविराय, यह स्फुट छंद के रूप में। सेवा दास, नक्सिक, रस दर्पण, राधा सुधा शतक, रघुनाथ अलंकार लिखी गई थी। रामसी के द्वारा अलंकार दर्पण, रस शिरोमणि और रस विनोद। बोधा के द्वारा विरह वारिश और इश्क नामा लिखी गई थी। नंद किशोर के द्वारा पिंगल प्रकाश लिखी गई थी, ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार रसिक गोविंद के द्वारा, ठीक है, रसिक गोविंद घनानंद, युगल रस माधुरी, समय प्रबंधन लिखी गई थी। पद्माकर के द्वारा 1753 से 1833 ईस्वी में जग विनोद, पद्म भरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, कली पचीसी और प्रताप सिंह विरुद्धवली। प्रताप शाही के द्वारा व्यंग्यार्थ कौमुदी लिखी गई थी। और सेकेंड है काव्य विलास, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, काव्य विनोद अलंकार लिखा गया था। बेनी
कवि के द्वारा। रस विलास एकमात्र बेनी परवीन है, ठीक है। तो बेनी परवीन का जन्म 19वीं सदी में होता है। नवरत्न सतरंग लिखी गई थी और श्रृंगार भूषण। जगत सिंह साहित्य सुधानिधि गिरधर दास के द्वारा रस रत्नाकर भारतीय भूषण उत्तरार्ध नायिका भेद लिखी गई थी। दीन दयाल गिरी अनयोक्ति कल्पतरुम दुशान तारिणी और वैराग्य दिनेश लिखी गई थी, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद 37 का अमीर दास के द्वारा सभा मंडल वीर चंद्रोदय वज्र विलास। ग्वाल कवि के द्वारा 1791 से 1868 ईस्वी रसिक आनंद अमना लहरी रस रंग, ठीक है। और दूषण दर्पण राधा कष्ट कवि हृदय विनोद रस और कवि दर्पण। चंद्रशेखर कवि के द्वारा रसिक विनोद बहुत इंपॉर्टेंट है। नक्सिक और माधवी बसंत, और इनका पूरा नाम चंद्रशेखर वाजपेयी था। दीज दे कवि, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके द्वारा श्रृंगार लतिका श्रृंगार बतीसी कवि कल्पद्रुम और श्रृंगार चालीसा लिखी गई है। इनका जन्म 1820-1861 ईस्वी में हुई थी। सेनापति 16वीं सदी कविरत्न रत्नाकर के द्वारा। केशव दास 1555, मृत्यु इनका हो गया था 1617 ईस्वी में। केशव दास की कृत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे रट लेंगे। इनके द्वारा कवि प्रिय रसिक प्रिय जहांगीर जस चंद्रिका, ठीक है, और रामचंद्रिका विज्ञान गीता, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप इसे टिक लगा लेंगे, आप दिमाग में बैठा लेंगे, हो सके तो आप नोट कर लेंगे। अब कुछ है रीतिकाल की प्रमुख प्रबंध काव्य को देखेंगे। जैसे चिंतामणि के द्वारा रामायण कृष्णचरित और रमामेध लिखा गया था। कुलपति मिश्र के द्वारा संग्राम सार, सुरति मिश्र के द्वारा रामचरित और श्री कृष्ण चरित्र लिखी गई थी। के द्वारा नस निधि चरित्र, पद्माकर के द्वारा हिम्मत बहादुर विरोधावली, और ग्वाल कवि के द्वारा हमीर हठ और विजय विनोद गोप पचीसी लिखी गई थी। यह प्रबंध काव्य है। रचनाकार एक तरफ यार हैं, जैसे मंडल के द्वारा जानकी जू ब्याज लिखी गई थी, और लाल कवि के द्वारा, ठीक है, छत्र प्रकाश लिखी गई थी। उसके बाद सोमनाथ कवि के द्वारा पंचायत अध्याय लिखा गया था। सुजान विलास राम सिंह के द्वारा जुगल विलास, रसिक गोविंद के द्वारा रामायण सूचनिका, और चंद्रशेखर वाजपेयी के द्वारा हमीर हठ लिखी गई थी। तो ये सब कृतियाँ आपको भूलना नहीं है किसी भी हाल में। उसी प्रकार रीतिकाल के नाटक भी लिखे गए थे। ध्यान सिंह के द्वारा प्रबोध चंद्रोदय नाटक लिखी गई थी। सोमनाथ के द्वारा माधव विनोद नाटक लिखी गई थी, और वज्रवासी दास के द्वारा प्रबोध चंद्रोदय नाटक। तो दोनों का नाम सेम है, ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। उसके बाद रचनाकार जो है नवजात हैं, और इधर है शकुंतला नाटक जो था वह रीतिकाल में ही लिखी गई थी। और देव कवि के द्वारा देव माया प्रपंच नाटक लिखी गई थी। तो आपको ये नाटक के बारे में किसी भी सूरत में भूलनी नहीं है, क्योंकि भूलेंगे तो फिर रीतिकाल के संबंध में कुछ स्मरणीय तथ्य को देखेंगे। जैसे रीतिकाल की प्रवृत्ति भक्ति काल में ही प्रारंभ हो गई थी, ये लोगों का कहना है। पर सूरदास, ठीक है, और साहित्य लहरी नंददास की रस मंजरी और कृपा राम की हित तरंगिनी कब लिखी गई थी? 1598 विक्रम संवत में प्राप्त हुई थी, ठीक है। यह प्रवृत्ति उपलब्ध होती है चरखारी के मोहन लाल मिश्र ने श्रृंगार सागर नाम करके एक ग्रंथ लिखे थे, जिसमें से श्रृंगार रस संगोपांग विवेचन किया है। इसी प्रकार कर्णेश कवि ने कर्णभरण श्रुति भूषण भूषण, ठीक है, और एक भूप भूषण नामक अलंकार ग्रंथों की रचना किए थे। पर यहाँ पे बात आती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी में केशव दास को यह श्रेय जाता है। उन्होंने सभी काव्यांगों को निरूपण सर्वप्रथम शास्त्रीय पद्धति पर किया है। शास्त्रीय पद्धति पर कहने का अर्थ है कि शास्त्रीय संगीत भी होता है। उस संगीत को आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन सभी की बस में नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल परंपरा केशव की है, कवि प्रिया से मानी जाती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है। और इनकी रचना 50 वर्ष बाद प्रारंभ हुई थी।
केशव का काव्यांग निरूपण भामक और उद्भट की परंपरा का है, जबकि परवर्ती रीति आचार्य का काव्यांग निरूपण आनंदवर्धन, मम्मट और विश्वनाथ की परंपरा से शुरुआत मानी जाती है। थर्ड पॉइंट, हिंदी के अलंकार ग्रंथ अधिकतर चंद्रोदय एवं कुवल आनंद के अनुसार निर्मित हुए हैं। कुछ ग्रंथों में काव्य प्रकाश, मम्मट एवं साहित्य दर्पण विश्वनाथ का अधिकार लिया गया है। हिंदी रीति ग्रंथों की काल अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली आ रही है, एक कहना है। ठीक है विद्वानों का, रीति काल का प्रारंभ उन्हीं से मानना चाहिए। उनके ग्रंथ काव्य विवेक और कविकुल कल्पतरु काव्य प्रकाश संवत 1700 ईस्वी के आसपास मानी जा रही है। 5 पॉइंट क्या कहते हैं कि कवियों ने कविता लिखने की यह प्रणाली ही बना ली कि पहले दोहे में काव्यांग अर्थात अलंकार या रस आदि का लक्षण लिखना और फिर उसके उदाहरण के रूप में कवित्त या सेवैया लिखना उस काल का परंपरा बन गई थी। ठीक है, रीतिकालीन कवियों का आचार्य तत्व, किस कारण से उनको आचार्य तत्व का उपाधि प्राप्त किया गया था, मिला था, इस बिंदु को आपको भूलना नहीं है। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए वे आचार्य कोटि में नहीं आ सकते, वे वास्तव में कवि ही थे। ऐसा कहकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों के आचार्य तत्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। ठीक है, एक किनका कथन था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। फिर से सुने पुनः क्या कहते थे, हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि के नहीं हुए हैं, ये कहना था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। वास्तव में क्या ये माने हैं, एक कवि की संज्ञा दिए हैं। आचार्य तत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन शक्ति पर्यालोचन शक्तियाँ का आवश्यकता होती उसका अभाव इन कवियों में पाई गई है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है। काव्यांगों का विस्तृत विवेचन तर्क द्वारा खंडन मंडन एवं नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन भी हिंदी ग्रंथों में नहीं हुआ है। इन रीति ग्रंथों के प्रमुख उद्देश्य कविता करना था और शास्त्र विवेचन नहीं। अतः कवि लोग एक ही दोहे में पर्याप्त लक्षण देकर अपने कवि कर्म की प्रवृत्ति को लिखते थे, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना था। 4 है, काव्यांगों के सुव्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण विवेचना के लिए सुव्यवस्थित गद्य का होना अनिवार्य था, किंतु उस समय तक गद्य का विकास न हो सकने के कारण पद में ही विवेचन होती थी, जो अपर्याप्त था। परिणामतः विषय का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता था, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है। 5 कहते हैं कि एक दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर वे उसके उदाहरण देने में प्रवृत्ति जाते थे। परिणाम अलंकार आदि के स्वरूप का ठीक ठीक बोध नहीं होता था, कहीं कहीं तो उदाहरण भी गलत दिए जाते थे। 6 है, अलंकारों के वर्गीकरण एवं विश्लेषण में वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव। काव्यांगों के लक्षण विशेषता अलंकारों के लक्षण भ्रममूलक, अपर्याप्त और अस्पष्ट है। उन्होंने केवल श्रृंगार रस के विवेचन में रुचि ली है, अन्य रसों की प्राय उपेक्षा की गई। इस प्रकार इनका रीति विवेचन एकांकी और एक पक्षीय अधूरा रहा है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है। इन्होंने एक और मत दिए हैं कि शब्द शक्ति एवं दृश्य काव्यांग का विवेचन भी इन लक्षण ग्रंथों में बहुत कम किया गया है। भिखारी दास एवं प्रताप शाही ने शब्द शक्तियों का जो थोड़ा बहुत विवेचन किया उसमें भी विसंगति दिखाई पड़ती है। 9 क्या कहते हैं, हिंदी के इन रीति ग्रंथों में मौलिक दृष्टि का अभाव और सांस्कृतिक काव्य शास्त्र का अनुकरण पर उन्होंने अपने रीति ग्रंथों का निर्माण किया। उन्होंने अधिकतर अलंकार ग्रंथ चंद्रोदय और जादेव, ठीक है, कुवल आनंद जो अपर्याप्त दीक्षित के आधार पर निर्मित हुआ है। परिणामतः किसी नए सिद्धांत या वाद की स्थापना हिंदी के लक्षण ग्रंथ ने नहीं कर सके थे।
10 है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, उन्होंने शास्त्रीय मत को श्रेष्ठ और अपने मत को गौण माना है, इसलिए स्वाधीन चिंतन के प्रति एक अवज्ञा का प्रभाव रहा है। 11 हिंदी के इन रीति ग्रंथों का ज्ञान अपरिपक्व था, वे स्वयं अधूरे एवं अधकचरे ज्ञान के आधार पर काव्यांग निरूपण कर रहे थे, अतः विश्लेषण में अस्पष्टता आनी स्वाभाविक थी। 12 ये लक्षण ग्रंथकार काव्य मर्मज्ञ तो थे, पर विवेचन के लिए अपेक्षित कुशाग्र बुद्धि एवं चिंतन मनन का अभाव होने से किसी मौलिक उद्भावना का सूत्रपात नहीं कर सके थे। ये सब मत किनका था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सेकेंड मत है डॉक्टर नगेंद्र का। कभी कभी ये सब मत भी आपको परीक्षा हॉल में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे इन बिंदुओं पर। डॉक्टर नगेंद्र का मत है कि हिंदी रीति आचार्य निश्चय ही किसी नवीन सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर सके, किसी ऐसे व्यापक आधारभूत सिद्धांत का जो काव्य चिंतन को एक नई दिशा प्रदान करता है, संपूर्ण रीतिकाल में अभाव है। इस प्रकार हिंदी रीति ग्रंथों द्वारा काव्य शास्त्र का कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हो सका था। 14 है इन लक्षण ग्रंथों का मूल उद्देश्य काव्य रसिकों को काव्य शास्त्र में परिचित करना था तथा अपने पंडित तत्व का सिक्का जमाना था। ये आचार्य रामचंद्र डॉक्टर नगेंद्र का कहना है। उनके समक्ष काव्य शास्त्र को कोई गंभीर समस्या थी ही नहीं, जिसका समाधान करने पर वे प्रयास करते। 15 है दरबारी परिवेश में तत्कालीन युग की रुचि गंभीर विषयों की मीमांसा की ओर उतनी नहीं थी जितनी रसिकता की ओर थी। इन कवियों ने काव्यांग का सही विवेचन किया है। 16 क्या कहते हैं कि भिखारी दास एवं केशव के अलंकार विवेचन वर्गीकरण में अनेक त्रुटियां हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने को अंकित करते हुए कहा, संस्कृत में अलंकार शास्त्र को लेकर जैसी सूक्ष्म विवेचन हो रही थी उसका कुछ भी झलक इसमें नहीं पाई गई। शास्त्रीय विवेचन तो बहुत कम कवियों को स्पष्ट थी, वे तो लक्षणों की कविता करने का बहाना भर समझते थे और वे इस बात की परवाह नहीं करते थे कि उनका निर्दिष्ट कोई अलंकार किसी दूसरे अंत मुक्त हो जाता था। रीति ग्रंथों में नायिका भेद अत्यंत व्याप एवं विशद विवेचन करते हुए वात्स्ययान और कामसूत्र को आधार बनाकर लिखे हैं। ये डॉक्टर नगेंद्र का मत है। इसके अंतर्गत श्रृंगार का पर्याप्त विवेचन भी हुआ है। 18 में क्या कहते हैं, संस्कृत काव्य शास्त्र में सूत्रकारिका एवं टीका का जो पद्धति चल रही थी उसका आधार इन रीति ग्रंथों ने ग्रहण नहीं किया है, इसलिए वे विषय स्पष्टीकरण करने में असफल रहे। 19 कहते हैं कि रीति काल के इन लक्षण ग्रंथों ने श्रृंगार रस निरूपण के नाम पर विलासी राजाओं एवं दरबारी तकों के साथ काव्य की सरसता का पान भी कराया। 20 में भले ही हम इन्हें आचार्य न माने, किंतु हिंदी में काव्य शास्त्र का द्वार खोलने का श्रेय इन रीति ग्रंथों का अवश्य नाम दिया जा सकता है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट निकाला जा सकता है कि हिंदी में लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले सैकड़ों कवि शुद्ध रूप से आचार्य कोटि में नहीं आते, लेकिन वे कवि ही हैं। ध्यान रखें इस पॉइंट को, ठीक है। उसी प्रकार डॉक्टर नगेंद्र ने आचार्यों के 3 कोटि माने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कौन कौन, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक आचार्य। जो किसी नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन करते थे वो उद्भावक आचार्य कहलाते थे, और जो स्थापित मत को व्याख्या करते थे वे व्याख्याता आचार्य, और जो काव्य शास्त्र की सरस रूपक में अवतरित करते थे, मतलब काव्य शास्त्र को सरस रूप में बताते थे, वे शिक्षक के तौर पर जाने जाते थे। निश्चय ही रीति ग्रंथकार प्रथम वर्ग के आचार्य नहीं थे, क्योंकि उन्होंने किसी नवीन सिद्धांत का प्रथम वर्ग के आचार्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। वे द्वितीय वर्ग में आने वाले
व्याख्याता आचार्य भी नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने स्थापित मत की व्याख्या करने का काम भी नहीं किया। वे वस्तुतः तृतीय वर्ग के कवि, शिक्षक, आचार्य माने जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखकर काव्य शास्त्र की परंपरा को सरस से हिंदी अवतरित करने का सराहनीय कार्य पूरा किए थे। एक कहना था। रीतिकालीन कवियों की प्रमुख प्रवृत्तियां पर ध्यान रखेंगे। रीतिकालीन कवियों की प्रमुख प्रवृत्तियां जो रीति निरूपक तथा लक्षण ग्रंथों का निर्माण ही अद्यपि विलासित राजाओं का विलास वृत्ति तुष्ट करने के लिए उन्होंने श्रृंगार प्रधान रचनाएं भी लिखी। अतः श्रृंगारिक कवि को रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में स्थान दिया जा सकता है। रीतिकाल के अधिकतर कवि राजश्रय में रहते थे और आश्रयदाताओं के दान, पराक्रम आदि पर ये निर्भर रहते थे। इन्हें धन प्राप्ति होती थी। राजशाही प्रायश्चित भी इन कवियों की प्रवृत्ति रही है। धार्मिक संस्कारों के कारण भक्तिपरक रचनाएं करके ये आत्मलाभ से प्राप्त कर रहे थे। नीति का पैजामा पहनकर नीति कथनों के रूप में व्यक्त करते थे। कुल मिलाकर भक्ति और नीति को इन कवियों की प्रवृत्ति में सम्मिलित किया जा सकता है। रीति निरूपक कवियों का वर्गीकरण निम्न वर्गों में किया जा सकता है, जैसे कव्यांग परिचायक कवि। इन कवियों का उद्देश्य है कव्यांगों का परिचय देना, अपनी कवित्व शक्ति का परिचय देना नहीं। यही कारण है कि इन कवियों ने लक्षण के साथ जो उदाहरण दिए हैं वे या तो अन्य कवियों के हैं या फिर इतने संक्षिप्त हैं कि उन्हें कवित्व विशेष बोध नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से कुछ कवि उनके ग्रंथ भी लिखी गई है। जैसे आप ध्यान से देख लें इन रचनाओं को। जसवंत सिंह के द्वारा कौन सी कृति लिखी गई थी? तो भाषा भूषण। रसिक सुमति के द्वारा अलंकार चंद्रोदय लिखी गई थी। आकुब खान के द्वारा रस भूषण और दलपति राय वंशीधर के द्वारा अलंकार रत्नाकर लिखी गई थी। गोविंद के द्वारा कर्ण भरण, दुल्हा के द्वारा कविकुल कंठाभरण, रस स्वरूप के द्वारा तुलसी भूषण लिखी गई थी। ब में क्या कहते हैं? रीति निरूपक एवं काव्य रचना को समान महत्व देने वाले कवि। इस वर्ग में आने वाले कवियों का उद्देश्य रीति कर्म और कवि के कर्म को समाप्त करना तथा ऐसे ग्रंथों में लक्षण उदाहरण दोनों ही कवियों द्वारा रचित है तथा उदाहरणों में सरसता का विशेष ध्यान रखा गया। इस वर्ग के कवियों में प्रमुख चिंतामणि, मतिराम, भूषण देव, कुलपति मिश्र, पद्माकर आते हैं। इनके रीति निरूपक ग्रंथ इसी प्रकार के हैं, जैसे स में है कवि कर्म को महत्व देने वाले रीति ग्रंथ। इस वर्ग के कवि ने कव्यांगों का लक्षण देना आवश्यक नहीं समझा, किंतु रीति तत्व को पूरा ध्यान रखते हुए अपने काव्य ग्रंथों की रचना किए। इनके काव्य ग्रंथों में रीति की जानकारी का पूरा प्रयोग किया। आचार्य विश्वनाथ मिश्र इन्हीं कवियों को रीतिसिद्ध कवि कहते हैं। इस वर्ग में प्रमुख बिहारी, भूपति इत्यादि आते हैं, ध्यान रखेंगे। बहुत चंदन एवं मतिराम इनकी लिखी सतसई है, नक्सिक वर्णन संबंधी ग्रंथ है। अस्फुट छंद इसी प्रवृत्ति के निरूपक है। जैसे रीति निरूपक करने वाले आचार्य दो प्रकार के थे, सर्वांग निरूपण और विशिष्टांग निरूपण। ऐसे कवि जिन्होंने काव्य लक्षण और काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन और काव्य भेद, शब्द शक्ति, काव्य की आत्मा, रस ध्वनि, काव्य गुण और काव्य दोष, काव्य रीति, अलंकार तथा छंद का निरूपण अपने ग्रंथों में किया, वे सर्वांग निरूपण कवि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वांग निरूपण कहे जा सकता है। ऐसे कवि उनके ग्रंथ इस प्रकार हैं। जैसे चिंतामणि की बात करें तो इनके द्वारा रचना कवि कुल कल्पतरु है, देव के द्वारा शब्द रसायन, कुलपति के द्वारा रस रसायन। तो ये ध्यान रखेंगे किस प्रकार की रचना है, इस पर भी आपको फोकस करनी होगी। ये सब क्या है? सर्वांग निरूपण रचनाएं हैं, ध्यान रखेंगे, बहुत पॉइंट महत्वपूर्ण है। और भिखारी दास के द्वारा काव्य निर्णय, सोमनाथ के द्वारा रस पीयूष निधि, अमीर दास के द्वारा सभा मंडल, जनराज के द्वारा कवित रस विनोद लिखी गई है।
तो इस तरह से प्रवृत्तियों पर भी आपको फोकस करना है और इनकी रचना पर ही। सेकेंड है विशिष्टांग निरूपण। कवियों ने किसी एक काव्यांग, रस, अलंकार या छंद का विवेचन किया। कहीं कहीं इनमें से रस अलंकार का विवेचन एक साथ किया गया है, जैसे देव ने भाव विलास में, ठीक है, अलंकार और रस का दोनों का विवेचन किया है। याकूब खान जी, इनके द्वारा कृति क्या है, रसभूषा, इन्होंने भी उसी प्रकार की रचना की है। श्रृंगारिकता। रीतिकाल के कवियों की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगारिकता है। इन कवियों का श्रृंगार वर्णन का एक और तो शास्त्रीय बंधनों से युक्त है, तो दूसरी और विलासी आश्रयदाताओं की प्रवृत्ति ने उसे उस सीमा तक पहुंचा दिया है, यहाँ तक अश्लीलता का सामंजस्य करने लगा। नायक नायिका भेद का निरूपण प्रायः इसी के अंतर्गत किया जाता था। अतः इन कवियों को वह दरबारी वातावरण प्राप्त हुआ जिसमें से व्यक्ति के दृष्टि विलास के समस्त उपकरणों के संग्रह की ओर रहते थे। निर्धन भोग में ही जीवन की सार्थकता समझी जाती थी। नारी को भोग की वस्तु मानकर देखा गया था। ये रीतिकाल में पुरुष की समस्त चेष्टाएं, इनकी सौंदर्य दृष्टि भी अंग, सौराष्ट्र और शारीरिक बनावट पर बाह्य रूपकार तक सीमित रही थी। आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में इनकी वृत्ति नहीं रही। नारी के प्रति समांती दृष्टि होते हुए भी कहीं कहीं स्वकीय प्रेम के दृश्य उपलब्ध हो जाते हैं, अन्यथा सर्वत्र परकीय प्रेम की प्रधानता रही है। इन कवियों के श्रृंगार चित्रण में इंद्रियां, सुख की प्रधानता, रूपलिप्सा, भोग इच्छा एवं बाह्य सौंदर्य की प्रधानता दिखाई पड़ती है। संयोग चित्रण, जहाँ सुख वर्णन एवं वर्णीय रीति का चित्रण है, वहाँ अश्लीलता का समावेश हो गया था। वियोग वर्ण के अंतर्गत रीति मुक्त कवि घनानंद आदि के हृदय में विकलांगता का मार्मिक एवं अनपूर्ति भरक चित्रण किया गया है। बिहारी जैसे कवियों ने विरह ताप एवं विरहजन्य कृशता का ऐसा वहात्मक चित्रण किया जो किसी किसी को मजाक लगी है। हद तब हुआ जब तक पहुंच गए। ऐसे दो उदाहरण देखिए, इन्होंने क्या लिखे हैं। ओंधाई सीसी सुलखी विरह बरनी विलात, विछी सुखी गुलाबू गो छीटो छुई न गात। सेकेंड पंक्तियां, इन आवती चली जात, उत चली छह सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे, लगी उशासन सात। डॉक्टर भगीरथ मिश्र क्या कहते हैं कि रीतिकाल कवियों को श्रृंगारिकता पर टिप्पणी करते हुए लिखा है। उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोगपरक था, इसलिए प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर वे नहीं जा सके। प्रेम की अन्यता, एक निष्ठता, त्याग, तत्पश्चात आदि उद्दांत पथ उनकी दृष्टि में बहुत कम आए हैं। अलंकारिता, रीतिकाल काव्य में अलंकरण एवं प्रधानता है। कविता सुंदरी को अलंकारों से सजाने में कवि कर्म की सार्थकता समझे जाते थे। ये भगीरथ मिश्र का कथन था, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कहते क्या हैं कि अलंकारों के प्रति इनका मोह अति प्रबल था, अतः वह कविता में अलंकार साहस प्रयोग करते थे। केशव तो अलंकार वहीन कविता को सुंदर मानते नहीं, भले ही वह अन्य कितने ही गुणों से युक्त क्यों न हो। यद्यपि देखिए एक पंक्ति है यहाँ पे, यद्यपि सुजाति सुलचनी सुवर्ण सरस सुवृत, भूषण बिन न विराज ये कवित बिन विनित मित। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है पंक्तियाँ, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये केशवदास का कल्पना की ऊंचाई उड़ान, चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति एवं पंडित तत्व की प्रदर्शन रीतिकाल कवि में अलंकृता के कारण ही आया है। अमक, श्लेष, अनुप्रास जैसे शाब्दिक चमत्कार की दृष्टि से उसमें प्राप्त की गई है, तो दूसरी ओर उसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति जैसे भाव निरूपक अलंकारों को भी सुंदर प्रयोग हुआ। विशेष रूप से बिहारी का अलंकार निरूपण भाव उत्कर्ष के सहायक एवं आकर्षक है। उत्प्रेक्षा का एक उदाहरण देखिए। सोहत ओढ़े पीत पट श्यामा सलोनी गात,
मनोनिलमणि सेल पर आतप्य प्रभात। एक कहना है, रीतिकालीन कवियों के लिए अलंकार शास्त्र की जानकारी एक अनिवार्यता थी, क्योंकि इसके बिना उसे सम्मान मिलना कठिन था। परिणाम इस काल में अलंकारिका खूब फली फूली। अलंकार जो कविता का साधन है, इस काल में साध्य बन गया। आश्रयदाताओं का प्रशंसा रीतिकाल का ये भी रहा है विशेषता। जैसे रीतिकाल के अधिकांश कवि राज दरबारों में आश्रय प्राप्त था। जैसे बिहारी देव भूषण सुदन केशव और मतीराम आदि, ये सब क्या थे? आश्रयदाता कवि के रूप में जाने जाते थे। इनकी प्रसिद्ध कवि राज दरबारों से विरत समाप्त करते थे। यह स्वाभाविक था कि वे अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य रचना करते थे। देव ने अपने आश्रयदाता भवानी सिंह की प्रशंसा किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और भवानी विलास लिखा था। तो सुदन ने भरतपुर के राजा सुजान सिंह की प्रशंसा किया, इसलिए सुजान चरित्र नाम दिया गया है। वीर रस की प्रसिद्ध कवि भूषण और शिवाजी की प्रशंसा में शिवाजी बावनी लिखी है, और छत्रसाल की प्रशंसा बुंदेल की प्रशंसा जो छत्र दशक के रूप में जाना जाता है। और भूषण जैसे कुछ कवियों को आदि छोड़ करके जाए तो रीतिकाल के अधिकांश कवियों द्वारा की गई आश्रयदाताओं की प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण रही है। जीविका हेतु वृत्ति पाने वाले इन कवियों के लिए आश्रयदाताओं का गुणगान करना अनचाही विश्वसता थी। कवियों को दरबार से बाहर करने के लिए षड्यंत्र चलते रहते थे, अतः आश्रयदाताओं को प्रसन्न रखने के लिए उन्हें प्रयत्नशील रहना पड़ता था। स्वतः स्फूर्ति काव्य रचना की प्रवृत्ति राजनीतिक जोड़ तोड़ पर दाव पेच में लीन हुआ रहता था। इन कवियों में ही नहीं हो सकती थी, ठीक है, कवियों में ही नहीं हो सकती थी बहुयज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन। रीतिकालीन कवियों में पंडितत्व प्रदर्शन का जो प्रवृत्ति परिलक्षित होती थी, उसके कारण एक काव्य में विविध विषयक ज्ञान का समावेश करके अपनी बहुज्ञता प्रदर्शन करते थे। बिहारी के काव्य में ज्योतिष पुराण, आयुर्वेद, गणित, कामशास्त्र, नीति, चित्रकला आदि का अनेक विषयों की जानकारी समाविष्ट है। ज्योतिषी के राजयोग्य प्रकरण का उल्लेख उनके निम्न दोहे में मिलती है। सनी कज्जल चख झख लगन उपजे सुदिन स्नेह, क्यों न निरपति है भोगवे लही सुदेश सब देह। इस प्रकार को आयुर्वेद ज्ञान का परिचय उनके निम्न दोहे से प्राप्त होती है। विशेष ज्वर का उपचार सूरदर्शन चूर्ण से होता था। सूरदर्शन का सलिष्ट उपयोग करते हुए चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति परिचय भी यहाँ किया गया था। यह विंसत नख राखी जगत बड़ो जस लोही, जरी विषय जवर जवाई आये सुदरस देहु। अमक सलेस अनुप्रास जैसे अलंकारों का प्रयोग भी चमत्कार प्रदर्शन हेतु रीति काव्य में किया गया था। वस्तुतः इस काल में शब्दों की पचीसी कार्य एवं कला की रमणीयता पर भी अधिक ध्यान दिया। ये लोग इसी को कवि कर्म समझते थे और वर्ण विषय की मार्मिकता एवं भाव योजना पर इन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया जितना अलंकार योजना पर दिया जाता था। 16 भक्ति एवं नीति। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं था। ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस कथन को आप ध्यान रखेंगे। हो भी नहीं सकता क्योंकि भक्ति उसके मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी और भौतिक रस की उपासना करते हुए उनके विलास जर्जर मन में इतना नैतिक बल नहीं था कि भक्ति रस में अनार्थता प्रकट अथवा सैद्धांतिक निषेध कर सके। राधा कृष्ण के नाम पर लिखी गई रचनाओं में भक्ति भावना प्रमुख न होकर के श्रृंगार भावना प्रमुख है। वे तो स्पष्ट घोषणा करते हैं। कविता का अर्थ क्या है? रिझी सुकवी को जातो जानो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमरन को बहानो।
रीति काल के प्रतिनिधि कवि बिहारी की कृति सतसई में 70 दोहे भक्ति भावना के हैं और नीति संबंधी उक्ति भी इन कविताओं में पर्याप्त मात्रा में लिखी गई थी। दरबारी वातावरण के प्रभाव से नीति निरूपक में कवि प्रवीण हो गए थे और बिहारी सतसई में नीति के अनेक दोहे उपलब्ध है। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।